ओके, क्लास 11th वाले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे और जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान देंगे। ये आज का जो टॉपिक है हमारा वो नील बोर का मॉडल है। नील बोर का एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। नील बोर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1913 में इन्होंने रदरफोर्ड के साथ मिलकर के और जे थॉमसन के साथ मिलकर के काम किया। 1 साल तक उन्हीं के साथ में यूनिवर्सिटी में रहे हैं और उसके पहले इन्होंने 1912 में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद में ये 1913 के बाद ये वापस आते हैं अपने घर, अपने देश में, और वहां पर इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स का बना दिया गया। और जब फिजिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया तो इसमें ये कहते हैं उसी समय विश्व युद्ध शुरू हो गया। फर्स्ट 1920, आपको याद होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये था कि जो न्यूक्लियर पावर थी, ठीक है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए विश्व की शांति के लिए, तो इन्होंने उसके लिए काम किया। इसीलिए इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नील बोर को जो है इस मॉडल को डेवलप करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1920 के बाद दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनको जो है नोबेल पुरस्कार में मिला है। ठीक है, तो नील बोर उन्हीं के समकक्ष हैं, नील बोर, रदरफोर्ड और जे थॉमसन के। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो मॉडल दिया है एटॉमिक थ्योरी का, एटॉमिक मॉडल जो इन्होंने दिया है, इस एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसी को डेवलप किया है एक प्रकार से। ठीक है, क्यों डेवलप किया है? क्योंकि उसके पहले रदरफोर्ड को ये मालूम नहीं था कि जो लाइट है, जो रेडिएशन है, जो किसी चीज का, वो वेव के रूप में या क्वांटम एनर्जी के रूप में वो वर्क करता है। ये क्वांटम एनर्जी के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन उसी समय क्वांटम एनर्जी डेवलप हो रही थी और क्वांटम थ्योरी जो है प्लैंक ने जब डेवलप किया तो उसी समय जो है इनको आइडिया हो जाता है नील बोर को। और नील बोर जो है वो क्वांटम थ्योरी को भी पढ़ते हैं। वो क्वांटम थ्योरी के बेस पर जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया वो वेल एक्सेप्टेड मॉडल है और वो कई चीजों की व्याख्या करता है, इसलिए आज तक ये मॉडल एक्सेप्टेड बना रहा है। ठीक है, लेट्स स्टडी व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस नील बोर्स मॉडल। नील बोर्स के 4 पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है, हिंदी में यदि आप कहें तो अभिधारणाएं होती हैं, यानी क्या क्या अभिधारणाएं। तो सबसे पहला जो है पोस्टुलेट है नील बोर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जो एटम होता है वो न्यूक्लियस, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है। ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने कहा कि हर इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में काम करते रहते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट होती है उनकी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि रैंडम कहीं पर भी जैसे जे थॉमसन ने बताया था उस तरह से नहीं है। इन्होंने कहा कि ये फिक्स ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट का नाम इन्होंने 1 2 3 या डॉट 4 5 6 ऐसे, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं के एल एम मॉडल दिया। ठीक है, ये कहा कि एक कुछ इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में, कुछ इलेक्ट्रॉन यल ऑर्बिट में, कुछ इलेक्ट्रॉन यम ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं। और हर एक ऑर्बिट के इन्होंने दूसरा पोस्टुलेशन दिया कि हर एक ऑर्बिट की जो है एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। एनर्जी लेवल क्या होती है? के की जो एनर्जी लेवल होती है वो कम होती है। ठीक है, सबसे कम के जो न्यूक्लियस के निकट होता है उसकी एनर्जी लेवल कम होती है, और ज्यो ज्यो वो न्यूक्लियस के दूर ऑर्बिट होता है त्यों त्यों उसकी क्या नाम है, एनर्जी जो है, बॉन्डिंग एनर्जी जो है ज्यादा होती है। तो के की सबसे कम, उससे ज्यादा एल की, उसके ज्यादा यम की, उसके ज्यादा एन की। ठीक है, तो इस प्रकार से चलेगा के एल एम एन। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक, तो ये एनर्जी लेवल है। तो सबसे एनर्जी लेवल, सबसे ज्यादा एनर्जी जो होता है आउटर शेल की होती है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। तो लेट्स राइट डाउन
एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पता है कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव लिख लेना, ठीक है, पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज। तो ये इन्होंने बताया, ठीक है। और दूसरा चीज इसी में क्या बताया कि द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन फिक्स ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन फिक्स ऑर्बिट, ये फिक्स ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि हर एक सेल की एनर्जी लेवल अलग अलग होती है, ठीक है, ईच सेल हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है, ईच सेल हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल इनकी होती है, ठीक है। ये है, तो ये तो अब तक के बहुत आसान है, लेकिन आगे ये दो चीजें हैं थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं। तीसरी जो इनके जो पॉस्टुलेशन है, जो अवधारणा है, वो क्या है, व्हेन ऑर्बिट आर परमिटेड, यानी ऑर्बिट कब बने रहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट कब बने हुए, ऑर्बिट आर परमिटेड ऐसे कह सकते हो, ऑर्बिट आर परमिटेड व्हेन, ठीक है, व्हेन क्या होगा, व्हेन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr, ठीक है, ये इक्वल टू होल नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। ये इन्होंने अवधारणा दी है कि ऑर्बिट तभी परमिट होगा, ऑर्बिट तभी बना रहेगा और एंगुलर मोमेंट इसका जो है n h अपॉन 2 पाई के, और n इसके में होते हैं सेल, जो ये सेल है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे कह सकते हो कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फर्स्ट 2 3, ये n हो सकती है, n की जगह पर 1 2 3 लिखा, यानी जो एंगुलर मोमेंटम जो फर्स्ट ऑर्बिट का होगा वो अलग होगा, सेकंड ऑर्बिट का अलग होगा, थर्ड ऑर्बिट का अलग होगा, लेकिन होल नंबर में चलेगा, ये याद रखिएगा, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। तो इसी से इन्होंने एनर्जी लेवल भी कैलकुलेट कर लिया। अगर जो जैसे MVR है, MVR इक्वल क्या होता है, M मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, V मतलब उसकी वेलोसिटी, R मतलब उसका जो रेडियस है, किसका रेडियस, न्यूक्लियस से लेकर के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं R, ठीक है। तो ये R ये है, ठीक। तो इससे इन्होंने क्या निकाल दिया, एनर्जी भी निकाल दिया कि एनर्जी का लेवल हर ऑर्बिट में किस तरह से होगा। तो इस तरह से अगर जो देखो n h अपॉन 2 पाई r, और mb को अगर जो हम जानते हैं कि इक्वल क्या होता है, m हाफ mb स्क्वायर, तो इसे कह सकते हो 2e इक्वल होता है mb स्क्वायर के, ठीक है। तो mb कह सकते हो, mb क्या होगा 2e अपॉन v के, ठीक है, mb 2e अपॉन v लिख दीजिए यहाँ पर अगर जो, ठीक है, 2e अपॉन v r इक्वल n h अपॉन 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई, ठीक है। और इसी से h e आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे हो जाएगा, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई, पाई पहले लिख दो, e r, ठीक है, 4 पाई e r, 2 2 जा 4, और इक्वल n h v, ठीक है। तो e इक्वल क्या हो जाएगा, n स्मॉल n h v अपॉन पाई 4 पाई r, ठीक है, 4 पाई r, ये r स्मॉल में लिखो, ठीक है, ये r स्मॉल में लिखो, ठीक है, ये ओके। तो इस प्रकार से एनर्जी लेवल हर सेल के अलग अलग हो सकती है, वो किस पर डिपेंड कर देगी, नंबर पे, ठीक है। तो इस प्रकार से एनर्जी लेवल भी इसी से निकाला जा सकता है, ठीक। तो ये इनका कहने का मतलब था कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा हर सेल का जो है
वो h/2 पाई के होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में होगा। ठीक है, ये बताया। दूसरा फोर्थ जो पॉस्टुलेशन इनका था, वन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में, मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है। ठीक है, तो जब एक मान लिया जाए यहाँ से यल है, यम है, यन है, ठीक है, ओ है, एल एल एम एन ओ है, पी है। ठीक है, तो या 1 2 3 4 जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जाना है, क्योंकि सेकंड पॉस्टुलेशन आपको बताता है कि इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। इसकी एल की एनर्जी फिक्स होगी, एम की एनर्जी फिक्स होगी, एल की एनर्जी फिक्स होगी। और तीसरे जो पॉस्टुलेशन है उसके अनुसार जो एनर्जी होती है वो देखो क्वांटाइज होती है। ठीक है, क्वांटाइज होती है, क्वांटम के अनुसार होती है, क्वांटा के अनुसार। यानी आपको प्लैंक का नियम यदि आपको मालूम होगा तो प्लैंक ने कहा था किसी भी सोर्स से एनर्जी जो चलती है, मान लीजिए सन है, सन से जब एनर्जी चलेगी तो रेडिएशन के रूप में या रेज के रूप में, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इस तरह के रेज के रूप में कंटिन्यूअस रेज होगी। नो, उन्होंने कहा है, ये अवधारणा उन्होंने रिजेक्ट किया था। तो प्लैंक ने कहा था कि ये एनर्जी वहां से चलती है, वो पैकेज के रूप में चलती है, छोटे छोटे पैकेज में, क्वांटम में। ये जो है, ये जो एनर्जी होती है वो क्वांटम के बराबर होती है। ठीक है, इसके एनर्जी जो होती है, सॉरी, या क्वांटम एनर्जी इसकी होती है करीब एच एन के होते हैं, फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। एनर्जी जो होती है ये इक्वल एच होता है, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वही है, अगर जो देखा जाए तो एच इसमें जो है इन्होंने दिया वो ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो कहने के लिए क्वांटाइज किया कि एनर्जी जो है ये क्वांटम के रूप में है, यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जो जाना है तो इसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा या तो एनर्जी एमिट, लेकिन कितनी ऑब्जर्व करेगा, जितनी एनर्जी दूसरे क्वांटम में जाने की जरूरत है। ठीक है, तभी ये मूव करेगा। तो ये, और या जंप बैक करेगा तो तभी जंप करेगा जब उसने उतनी ही एनर्जी, दूसरे ऑर्बिट की जो एनर्जी है, मान लिया जाए ये इस जो इनिशियल स्टेट की एनर्जी ई है, ई थी, ई मान लिया जाए, और ई को, इसको E2 में जाना है, या E1 था, इसको E2 में जाना है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, यानी डेल्टा ई जो इसको चाहिए, डेल्टा E2 माइनस E1 चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए उसको मूव करने के लिए। समझ गए, ये याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन सेल टू अनदर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी और ये जो है उसकी जो है एक्साइटिंग एनर्जी होती है। ठीक है, ये स्टेबल एनर्जी होती है और ये एक्साइटिंग एनर्जी कहते हैं। एक्साइटिंग एनर्जी जो है ये आपकी जब उसको मिल जाती है तभी जाकर के वो दूसरे सेल में वो जंप करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप, लेकिन शर्त क्या है, दे नीड टू गेट enough energy। ठीक है, enough energy, that is quantized energy from one cell to another, to jump from one cell to another, or from higher to lower or lower to higher। ठीक है, lower to higher में जाता है तो absorption चेक करेंगे, और अगर जो higher से lower की ओर जाता है तो एनर्जी को इमिट करेगी। ठीक है, बस ये था। और ये जो नील बोर का थ्योरी जो है काफी कुछ एक्सप्लेन किया और आज तक ये मान्य है, और इसी पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब अगला वीडियो में हम आपको प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है उसको हम बताएंगे, और जो लाइट की जो वेव थ्योरी है उसको हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।